हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जो हम चार्टर एक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1909 का जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था वहाँ तक किया था। आज हम लोग जो नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 उसको पढ़ते हैं। It related the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सुनिश्चितता एवं पृथक्करण। मतलब यहाँ पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो जो भी काम होता है ना, काम से मतलब जितने भी विषय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, नहीं तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा कि आप संभालिए और आप संभालिए। तो ऐसा है कि कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है ना। तो जैसे डिफेंस है वो सेंटर का सब्जेक्ट होता है, मतलब उस पर सेंटर काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट काम करेगा। तो इस तरीके से जो ये शुरुआत हुई है, ये कब करी इन लोगों ने? ये करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो पहली बार एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, उनके बीच में काम का बंटवारा किया गया। सही है। अब आगे देखते हैं इसमें कैसे किया गया। तो इन्होंने क्या किया, देखो, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे स्टेट के अंदर, राज्य में जो विषय हैं काम करने के, है ना, मतलब उनको बांट दिया, है ना, बांट दिया, दो भागों में कर दिया। एक तो बना दिया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक बना दिया रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड हस्तांतरित और एक आरक्षित। सही है। अब देखो ये क्या है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बोलते हैं डायरकी, है ना, दोहरा शासन। ये डायरकी है। डायरकी कैसे है इसको समझिए। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में इन्होंने क्या किया, गवर्नर होगा, है ना, गवर्नर और उसके मंत्री होंगे। सही है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट में गवर्नर होगा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। फर्क समझते हैं हम, इनमें फर्क क्या है। गवर्नर और उसके जो मंत्री होंगे रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके प्रति भी जवाबदेह होंगे, है ना। मतलब जैसे आज के समय में है, सरकार किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा राज्यसभा के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। और जो गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन लोग हैं? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेजॉरिटी के अंदर अंग्रेज लोग हैं। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर कौन लोग हैं? गवर्नर तो अंग्रेज है ही, लेकिन इसके साथ में जो मंत्री हैं वो मेजॉरिटी में इंडियन हो गए हैं अभी। सही है। तो इन्होंने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको तो रखा अपने पास, और एक तरीके से जो मैं कह रही हूँ बहलाव के लिए, लोगों के बीच में ये संदेश देने के लिए कि ब्रिटिशर्स आर वर्किंग फॉर द कंट्री, तो इन्होंने ये चीज़ें बनाई। सही है। तो यहाँ पे रिजर्व्ड सब्जेक्ट में क्या किया, गवर्नर प्लस उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि नॉट रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है। और इस शासन को बोलते हैं दोहरा शासन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरकी। बिल्कुल समझ में आया? सही है। अब उसके बाद एक और नई चीज़ शुरू हुई है, बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म अभी इंडिया के अंदर बायकैमरलिज्म है। बायकैमरलिज्म का मतलब दो सदन, लोकसभा राज्यसभा, उसको बायकैमरलिज्म बोलते हैं, है ना। तो बायकैमरलिज्म इन्होंने सेंटर में स्टार्ट किया 1919 में। सेंटर में बायकैमरलिज्म स्टार्ट किया, जहाँ पे इन्होंने दो सदन बनाए, जैसे कि आज दो सदन हैं। एक बनाया काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट आज भी कहते हैं, जो कि क्या है, राज्यसभा। और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आप समझिए आज का लोकसभा। ये सेंटर में इन्होंने बनाए, और इन दोनों ही सदनों के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन होता था। समझ में आई बात? उस समय पे दोनों में ही डायरेक्ट इलेक्शन होता था। कारण क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन, लोगों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश। सही है। अब आगे देखिए, 1909 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम से स्टार्ट किया था, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने 1919 में क्या किया है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। इन्होंने इन लोगों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट कर दिया। मतलब भारत में जो 1857 के अंदर जो एका था उसको तोड़ने की पूरी कोशिश
और कुछ लोगों को ये सरकार वगैरह के माध्यम से अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश, जिससे कि लोगों के मन में किसी भी तरह से स्वतंत्रता या उसके आंदोलन की कोई भी बात ना आए, ये इनका प्रयास था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इस एक्ट में क्या हुआ है, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग की इन्होंने एक तरह से इसमें एक प्रोविजन किया, और फिर उस प्रोविजन के आधार पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ये शुरू किया गया, इसकी स्थापना करी। अब हुआ क्या, ये जो एक्ट आया है ना 1919 में, तो इस एक्ट में एक प्रावधान और था ये कि इस एक्ट के बाद दो चीजें हुई हैं जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड, है ना। तो हुआ क्या है कि इसमें इन्होंने ये प्रावधान किया था, प्रोविजन, कि 10 साल के बाद एक आयोग आएगा देश के अंदर, और वो जो आयोग होगा वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से उसको बना सकती है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। लेकिन ये जो आयोग था साइमन कमीशन, ये 10 साल से पहले ही आ गया, मतलब इसको आना था 1919 से 10 साल बैठेंगे 1929 में, 1929। लेकिन ये जो आयोग था ये आया कब, ये आया 1927 में, और इसका नाम था साइमन कमीशन, जो कि आपको पता ही है, गो बैक साइमन, और फिर लाला लाजपत राय को मतलब उसमें काफ़ी मतलब चोटें आई थी और उनको वीर गति को वो प्राप्त हुए थे, है ना। तो अब ये चीज़ हुई, साइमन कमीशन आए, ठीक है। उसके साथ में कम्युनल अवार्ड हुआ। कम्युनल अवार्ड हुआ मतलब रैमसे मैकडोनल्ड जो उस समय यहाँ पे अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने ऊपर दिया है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट, यहाँ पे 6 इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इन्होंने फिर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट कर दिया, सही है। उसके अगेंस्ट गांधी जी ने यरवदा जेल के अंदर आमरण अनशन स्टार्ट किया, और फिर एक पूना पैक्ट हुआ जो कि अगस्त 1932 में हुआ, और ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, और ये बहुत बार एग्जाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, सही है। तो ये सारा जो एक्ट, ये जो पूरा तामझाम है, ये है 1919 का। और इसके बाद जो आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे ये आया कहाँ से, साइमन कमीशन जो 1927 में आया था, उसने जो बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी थी वो इंक्लूड की गई, किस में इंक्लूड की गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में एज इट इज़ लिए गए थे। ये बहुत बड़ा एक्ट था जिसने हमारे संविधान को बहुत प्रभावित किया है। इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल, शेड्यूल मतलब सूचियाँ, ठीक है ना। तो 10 शेड्यूल थे और 321 सेक्शन थे। अब इसमें क्या क्या इन्होंने प्रावधान किया, इसमें इन्होंने सबसे पहली बताई ऑल इंडिया फेडरेशन, मतलब भारत एक संघ बनेगा, सही है, भारत एक संघ होगा, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें इन्होंने 3 लिस्ट बनाई जो कि आज एज इट इज़ है, बस उसका नाम चेंज हुआ है। 3 लिस्ट बनाई, मतलब 3 तरीके से कामों का विभाजन कर दिया। भारत सरकार जो भी काम करती है, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्सटाइल, है ना, कपड़े, मतलब जो भी सारा, सड़क, है ना, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हैं वर्क्स जो सरकारें करती हैं। इन वर्क्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया, सही है। जैसे कि कोई टीचर कुछ पढ़ाती है, कोई टीचर कुछ पढ़ाती है, होता है ना डिवीजन, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया डिवीजन। अब इन्होंने पहली बनाई फेडरल लिस्ट, अभी इसको बोलते हैं सेंटर लिस्ट, केंद्र सूची, उस समय थी संघीय सूची, और इसमें 59 आइटम्स इन्होंने रखे। दूसरी बनाई प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय सूची, इसमें इन्होंने 54 रखे, अभी इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, ठीक है। और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इसको अभी भी कंकरेंट लिस्ट ही बोला जाता है, और इसमें उस समय रखे थे 36, अभी इन तीनों में ज़्यादा हैं इनसे, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है वे विषय जिसके ऊपर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और संघ सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची होती है ये, अभी आपको बस इतना ही समझना है, सही है। लेकिन ये जो आइडिया था फेडरेशन का, ये इनका पूरा नहीं हुआ,
क्यों पूरा नहीं हुआ? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब उस समय भारत के अंदर एक तरह से दो तरीके से सरकार चल रही थी। एक तो वे राज्य थे जहाँ पे सीधा का सीधा शासन किसके द्वारा किया जा रहा था? अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था, उनके गवर्नर होते थे। और साथ में फिर वे राज्य थे जहाँ पर जो अभी भी राजाओं के अधीन थे, है ना, मतलब उनके उन राजाओं के और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। तो इस वजह से वहाँ पे, वरना झांसी की रानी भी तो वो थी ना, लेकिन उनका ले लिया इन्होंने राज्य, और वो वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, तो लड़ते लड़ते शहीद हुई वो। तो प्रिंसली स्टेट्स, वे स्टेट्स जहाँ पर अभी भी राजाओं का शासन था, इन्होंने ये जो उस समय के जो प्रिंस थे, राजा थे, इन्होंने फेडरेशन में ज्वाइन करने से मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इस वजह से ये जो प्रपोजल था ये कभी भी हकीकत में उस समय पे नहीं आ पाया। सही है। अब देखिए नेक्स्ट इसने क्या किया, अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस। इसके पहले हमने देखा है डायरकी को, ये देखिए डायरकी क्या थी, ये डायरकी थी। डायरकी में क्या किया था? प्रोविंस में सब्जेक्ट इन्होंने डिवाइड किए थे, हस्तांतरित और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया था ना? मतलब एक तरफ तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनके प्रति सदन के प्रति जवाबदेहता होगी, और एक तरफ जवाबदेहता नहीं होगी। ये थे डायरकी। इसको इन्होंने इसमें ख़त्म कर दिया 1935 में, इसको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और इन्होंने प्रोविंसेस के अंदर ऑटोनॉमी लेकर आए, है ना। ऑटोनॉमी मतलब एक तरीके से वहाँ पे चुनी हुई सरकार आ सकती है ना, और उनको स्वायत्तता, कुछ फ्रीडम दी गई, जिसके आधार पे फिर 1937 में 1937 में चुनाव हुए थे, लेकिन वो 2 साल ही चले। 1939 में सब त्यागपत्र हो गए थे, क्योंकि 1939 से लेके एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 1945 तक, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ, अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस, पहली चीज। दूसरा इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड डायरकी, ये जो दोहरा शासन है ये इन्होंने सेंटर में स्टार्ट किया, लेकिन ये ऑपरेशन में ये भी नहीं आया बिल्कुल भी। सही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके पहले वाले में 1919 में क्या किया था, बाय कैमरलिज्म इन्होंने सेंटर में स्टार्ट किया था। अब इन्होंने स्टेट्स में भी बाय कैमरलिज्म स्टार्ट कर दिया। सही है। मतलब उस समय पे 11 प्रोविंस थे, 11 राज्यों में से 6 में बायकैमरलिज्म हो गया। बायकैमरलिज्म क्या होता है, जैसे कि 2 सदन, है ना, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। ठीक है। अब देखिए फिर क्या करा है इन्होंने, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज होता है वोट डालने का अधिकार। ठीक है, इसको इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया, और भारत की उस समय पे 10% पॉपुलेशन को वोटिंग का अधिकार मिल गया। अभी क्या है, अभी आप भारत के नागरिक हो, आप 18 साल आपकी उम्र है, और आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है, बस ये कंडीशन है, आप वोट डाल सकते हो। सही है। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं होता था। उस समय पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती थी, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो ही वोटिंग का अधिकार मिलता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा वोटिंग का अधिकार बढ़ाया बस। एक और इस एक्ट से, 1935 के एक्ट से एक और चीज़ हुई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, provided for the establishment of federal public service commission and also a provincial and joint public service commission। सही है। इसके पहले वाले एक्ट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई केंद्रीय सेवाओं के लिए। यहाँ पे फेडरल, संघीय, दोनों में फर्क है उस समय के हिसाब से। सेंटर मतलब वो पोस्ट, वे पोस्ट जिनके लिए एग्ज़ाम होगा और जिनमें चयनित अभ्यर्थी, जिनमें चयनित कैंडिडेट्स जो होंगे वो सेंटर में जॉब करेंगे। ठीक है ना। फेडरल में मतलब यहाँ पे ही हो गया संघ के अंदर, मतलब वो सेंटर में भी रह सकते हैं, स्टेट में भी आ सकते हैं। और साथ में प्रोविंशियल भी इन्होंने शुरू करी। प्रोविंशियल मतलब जो स्टेट में होते हैं, जैसा अभी होता है ना, जैसे हमारे यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, इस तरीके से ऐसा इन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब सेंटर और स्टेट का दोनों का मिला के भी इन्होंने इस तरह से एक ये कमीशन की इन्होंने शुरुआत करी थी उस समय पे। उसके साथ में फिर क्या है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट, इन्होंने एक फेडरल संघीय कोर्ट भी बनाया 1937 के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो कि इन्होंने 1935 के एक्ट में
बनाई थी, लेकिन बहुत सारे, जैसे कि मैं शुरुआत से जब ये पढ़ा रही हूँ बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ लुभाव के तौर पर ये इन्होंने जारी करी थी, या फिर ये जो चीज़ें थी ये सिर्फ उन खास लोगों तक सीमित थी, या उन कुछ लोगों तक, या तो जो पॉलिटिक्स में थे, या फिर जो एक तरीके से सरकार को हटाने के लिए, मतलब इनको हटाने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है ना। जनता जो मास था वो बेचारा बहुत परेशान था, है ना, और इनको मतलब भगाना चाहते थे यहाँ से। खैर चलिए, अब देखिए, अब देखो बच्चों, ये जो था चार्टर एक्ट जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं सारे एग्जाम्स के अंदर, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो कि पहले प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी से लेके कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना। तो इसमें पहला हम लोग देखते हैं कि इंडियन पेनल कोड ये कब आया था। इंडियन पेनल कोड को बोलते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता। ये कब आई थी? ये आई थी 1860 के अंदर, सही है, ये आई थी 1860 में। एक बात और बताऊं इस बीच में, जैसे इलेक्शन हुआ था जो मैंने आपको बताया है, 1935 में इन्होंने वो करा और 1937 में बहुत सारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो उसमें कांग्रेस जो थी उस समय पे उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। उसका उद्देश्य था कि हम शासन में आएँ और इनका हम नकाब उतारें और इनको जिससे कि हमारी बातें सरकार में रखी जाएं, है ना। तो उसका भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास था, कांग्रेस का तो बहुत प्रयास रहा ही है कि मतलब उस समय पे कि वो मतलब देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना। तो इस तरह से अब आगे चलिए, अब देखिए आज की कांग्रेस नहीं, अभी कांग्रेस 1947 के बाद ये अलग है ना, ये एक पार्टी है। उस समय पे कांग्रेस एक संगठन हुआ करता था, मतलब जो देश की आज़ादी के लिए जो एक ऐसा संगठन था जिसमें लोग देश की आज़ादी के लिए कोशिश करते थे, करी और फिर आज़ादी मिली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंडियन पेनल कोड जो आया वो आया 1860, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन विच एक्ट द टर्म ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से एक्ट में ये पूछा गया या ये टर्म का यूज किया गया कि भारत में ब्रिटिश आधिपत्य, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये किस में यूज़ की गई थी? ये यूज़ की गई थी सबसे पहली बार कौन से में? पिट्स इंडिया एक्ट में, जो कि 1784 में 1784 में आया था। इसके बाद आता है इल्बर्ट बिल। ये इल्बर्ट बिल एक कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी ये इल्बर्ट बिल के बारे में है कि आया कब था। द एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1883, 1883 में आया था, और उस समय हमारे देश के वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय में ये आया था। इल्बर्ट बिल था क्या, थोड़ा सा बता देती हूँ। इल्बर्ट बिल में ये था कि जो भारतीय जज हैं, है ना, भारत में जो भारतीय जो जज हैं हिंदुस्तानी, वो लोग निर्णय दे सकते हैं या वो उन केसेस को भी सुन सकते हैं जिसमें कोई ब्रिटिश इन्वॉल्व हो, है ना। तो लेकिन इसमें हुआ क्या कि एक अंग्रेज को सज़ा या उसका जो एक मुकदमा है वो हिंदुस्तानी कोई कैसे सुन सकता है। तो इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और बाद में इस बिल को वापस ले लिया गया था, इतना ज़्यादा दबाव था अंग्रेज अधिकारियों का, सही है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये पद कब सृजित हुआ? और दूसरा ही है इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता, ये कब स्थापित किया गया, बनाया गया, है ना, इस्टेब्लिश्ड हुआ। ये दोनों हुए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्ट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेजेस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर व्यापार करने के अधिकार दिए गए? किसके द्वारा दिए गए? चार्टर एक्ट 1793 के तहत ये अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट देखिए, विच ब्रिटिश एक्ट एनविसेज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में संसदीय सरकार की एक तरह से शुरुआत हुई? ये हुई चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा मानी जाती है, मतलब उसके ग्लिम्स आपको मिलता है एक तरह से शुरुआती 1853 के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूसेस इंडियन सिविल सर्विस एज एन ओपन कंपटीशन। किस एक्ट के द्वारा भारत में भारतीय लोक सेवा की शुरुआत एक ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता के रूप में
प्रारंभ हुई। क्या है वो? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट 1793, है ना। इसमें से ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने इसको एज इट इज ऐसे लिखा है, जैसे कि आप लोग इसको ऐसे याद कर लो। पावर ऑफ गवर्नर जनरल इंक्रीज्ड ओवर द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब जो गवर्नर जनरल था भारत का या बंगाल का, एक तरह से बंगाल का आप उस समय पे कहिए, उसकी पावर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से बढ़ा दी गई थी, ठीक है ना। तो ये कौन से एक्ट में किया गया था? 1793 में ये हुआ था। इसके बाद आता है 1813। 1813 के ये दो हैं, इनको एक साथ ही हम लोग समझेंगे। फर्स्ट है अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। किस एक्ट के द्वारा भारत में मिशनरीज, ईसाई जो संस्थाएं होती हैं, उनको ये अधिकार दिया गया कि वे भारत में ईसाई धर्म का फैलाव कर सकते हैं? एक बात। दूसरा, किस एक्ट के द्वारा इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? ये नीचे लिखा हुआ है, जैसे ये एरो का जो निशान है वहाँ पे, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो व्यापार करने का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसको चाइना के साथ व्यापार करने और चाय, टी का भी व्यापार करने का अधिकार ऐसे ही रहने दिया? किस एक्ट के द्वारा हुआ था ये दोनों चीज़ें, मिशनरीज और ये वाला, ये हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब देखिए फिर, अब ऊपर से जो 1813 है उसके नेक्स्ट देखते हैं 1833। इसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब उसके जो कमर्शियल, मतलब व्यापार करना जो उसका ख़त्म कर दिया था बिल्कुल, ये सब कब हुआ? 1833 में ये किया गया, है ना। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया और इसके टोटल कमर्शियल फंक्शन ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट देखिए 1853। इसमें क्या हुआ? ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय 6 मेंबर्स। यहाँ पे गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था उसमें 6 सदस्यों की उसको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए नियुक्ति की गई। किस एक्ट के द्वारा? 1853 के द्वारा ये किया गया। अब नेक्स्ट देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल for some of the provincial states apart from Bombay, Madras and Bengal presidencies were first constituted under Indian Council Act 1861। मतलब भारतीय परिषद एक्ट, काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर सम ऑफ द प्रोविंशियल स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ जो स्टेट्स थी उनकी, अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, मतलब इन तीनों की के अलावा जो कुछ अन्य राज्य थे उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कब की गई? ये स्थापना की गई 1861 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी 1813 से, है ना। भारत में अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी एजुकेशन उसकी 1813 में शुरुआत हुई थी। और लास्ट देखिए सीरीज में लास्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो किया गया है। जैसे मैं बता रही थी, जो लिस्ट हैं वो बनाई गई, केंद्र की अलग, राज्यों की अलग, ठीक है ना। तो ये कौन से में किया गया? ये किया गया 1935 का जो एक्ट था उसके अंदर। यहाँ पे आके ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखो ये सारे चार्टर एक्ट हैं और अब कल 15 अगस्त है और इस आज़ादी को हमें, जो आज हम आज़ाद हैं, इसको दिलाने में हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, अनगिनत क्रांतिकारियों ने जिनका हमें नाम भी नहीं पता है ना, सब ने बहुत बहुत संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। तो हम अच्छे काम करें, पढ़ें, देश का नाम रोशन करें, जिससे कि हम उन लोगों को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। जय हिंद।